हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मज़े में होंगे, रंग बिरंगे रंगों के साथ होली का त्यौहार खेल रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। मैं हूं लक्ष्मण यादव। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का यानी कि एक अलग दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्लास 10th का जो हम लोग अलग दुनिया में प्रवेश करेंगे, उस दुनिया का नाम क्या है? तो उस दुनिया का नाम है बहुपद। ठीक है, हम लोग दोस्तों क्लास 10th का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या की जो दुनिया थी, हाँ, जो दुनिया है उसको हम लोग क्या किए हैं, खत्म कर चुके हैं, यानी कि उस दुनिया से निकल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुपद की दुनिया में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस दुनिया में क्या नज़ारा है, नहीं है, कैसे है, नहीं है, सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर भी चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बात है कि अगर आप क्लास 10th का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं प्रत्येक दिन एक चैप्टर का जो वीडियो अपलोड करता हूं, आप वहां से उसको प्रत्येक दिन पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, उसके जरिए मैं आपका जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस दुनिया में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम लोग सीखेंगे बहुपद। बहुपद की दुनिया को शुरू करने से पहले कुछ बहुपद के बेसिक बात हैं वो हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो बहुपद का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे वो है कि बहुपद है क्या, कहाँ से आया, कितने प्रकार के हैं, नहीं है, वही हम लोग इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुपद का मतलब होता है क्या? बहुपद, आपको इस वर्ड से ही आज इसका परिभाषा निकल रहा होगा। बहुपद यानी कि एक से अधिक पद वाले को ही बहुपद कहते हैं। बहु मतलब क्या? बहुत पद। तो बहुत पद, तो हम लोग इसको कहेंगे क्या कि एक से अधिक पद वाले को बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद वाले, एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग। एक से अधिक पद को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि बहुपद होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जान रहे हैं कि बहुपद जो है दो प्रकार का है। क्या क्या है? बहुपद जो है कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्या? एक चर और एक अचर। बहुपद दो प्रकार के हैं, एक चर एक अचर। अब हम लोग ये देखेंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो चर में आ गया A to Z, A से लेकर Z तक, यानी कि X Y Z, ज्यादातर यही सब वैल्यू का प्रयोग होता है। X Y Z W B A, ये सब का, इसलिए ये हो गया T R। ये हो गया क्या? चर हो गया। ठीक है, और अचर में हो गया क्या? 2 3 -3 1/2 √3 √5, ये सब अचर हो गया। ये सब क्या हो गया? अचर। ठीक है, चर क्या हुआ? ए से लेके जेड तक ये चर हो गया, और अचर में हो गया ये सारा संख्या। ठीक है, तो ये चर और अचर। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक। हाँ, बहुपद सीख गए, चर और अचर क्या है वो भी सीख गए, चर और अचर पहचानने भी सीख गए कि चर और अचर किसको कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। बीजीय व्यंजक, ठीक है, ये हुआ बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक होता है कि बीजीय व्यंजक होता है चर तथा अचर के, यानी कि चर तथा अचर के योग, चर तथा अचर के राशियों के योग, यहाँ पे हम लोग राशियों डाल देते हैं। चर तथा अचर के राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग,
चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने राशि को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक कहते हैं। दोस्तों शुरू कहाँ से हम लोग किए थे? बहुपद से। बहुपद क्या है नहीं है वो हम लोग सीख गए, कितने प्रकार के हैं वो भी सीख गए। तो हम लोग अब ये देख रहे हैं कि बीजीय व्यंजक कहते हैं किसको हैं। तो बीजीय व्यंजक जो होता है कि चर यानी कि ये चर तथा अचर यानी कि ये चर ये रहा और अचर ये रहा के राशि के योग, अंतर, योग मतलब क्या? जोड़, अंतर मतलब घटा, गुणन मतलब गुना और भाग मतलब भाग। ठीक है, इत्यादि के संयोग से बने राशि को हम लोग क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा क्या? चर क्या हुआ? एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया, ये एक्स वाई जेड हो गया। फिर कहता है कि योग या अंतर या फिर जैसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, और अचर मतलब ये टू। तो ये क्या हुआ? ये बीजीय व्यंजक हुआ। अगर इसी में लेते क्या? अंतर, तो ये हो जाता। इसी में लेते क्या? गुना, तो एक्स गुनी 2 है। तो इसी में लेते क्या? भाग, तो ये हो जाता। ठीक है, तो संयोग से बने, यहाँ पे हो जाता है x + 2, यहाँ पे हो जाता है x - 2, यहाँ हो जाता है 2x और यहाँ हो जाता है x × 2। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब जो हम लोगों का निकला, ये क्या निकला? बीजीय व्यंजक निकला। ठीक है, ये क्या निकला? बीजीय व्यंजक निकला। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, 2x² + 4x, ये हो गया। तो इसमें देखिए x का जो गुणक है क्या है? 2 है। 4x का गुणक क्या है? 4 है। और यहाँ पे जोड़ है, ये क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और है, हम लोग जैसे कि यहाँ पे लिए थे अचर में √3। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग ले लेंगे √3x + 7y। ठीक है, तो ये y जो है ये क्या है? ये तो चर है, और ये √3 क्या है? अचर है। फिर ये x क्या है? चर है। तो चर और अचर, यही तो बोले थे, चर और अचर के योग तथा अंतर के संयोग से बने राशि को ही क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक बात था जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। क्या है कि बहुपद, देखिए सवाल तो कोई भी बना लेगा। ठीक है, लेकिन अगर बेसिक ही आपका मजबूत नहीं है तो सवाल बनाने से क्या होगा? मान लीजिए कि आज सवाल बना लिए लेकिन 10 दिन के बाद भूल गए। अगर आपके घर में कोई मान लीजिए कि छोटी बहन होगा या फिर कोई छोटा भाई होगा, पूछेगा भैया इटू सवाल बता दीजिए, तो क्या बोलेगा उसको? कि इटू तो अरे यार पढ़े थे हम लेकिन भूल गए, यही बोलेगा। तो कैसा फील होगा तभी आपको? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए अगर बेसिक मजबूत है तो कभी भी कोई भी सवाल दे दे आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बहुपद के है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसको बहुपद कहते हैं, जिसमें अब हम लोग एक बात नोट करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में एक बात नोट करेंगे। तो जैसे कि ऐसे बीजीय व्यंजक आप लोग नोट करते जाइए, हम आपको समझा रहे हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें एक नंबर में बहुपद यानी कि बीजीय व्यंजक किसको किसको हम लोग बहुपद करेंगे वो हम लोग नोट करेंगे। जैसे कि एक में चर राशि का घातांक क्या हो? धनात्मक हो। चर राशि का घातांक क्या हो? एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। आप लोग नोट करते जाइए, हम इसको समझा रहे हैं लिख के। ठीक है, फिर दूसरा में है क्या?
पदों की संख्या क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। पदों की संख्या क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, हम वहीं से देख। और उसके बाद 3 नंबर में है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बीजीय व्यंजक यानी कि बहुपद जो है, बीजीय व्यंजक का जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो उसमें बहुपद किसको किसको कहेंगे उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे कि एक चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, एक चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। अब दूसरा है पदों की संख्या निश्चित हो, यानी कि पदों की संख्या जो है वो लिमिट रहना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक पद में चर राशि का जो गुणांक है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या है होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं। जैसे कि आप लोग बनाए होंगे कि x² + 2x² + 7। अब हमको ये पूछ देगा कि ये जो है ये बहुपद, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जिसमें अब कहेगा कि ये बहुपद है या नहीं है, ये चर बीजीय व्यंजक है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखे, चर राशि का घातांक क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो। यहाँ पे देखिए ये जो है चर तो यही है ना, हम लोग जैसे कि चर में उदाहरण में लिए थे क्या, ए से लेके जेड तक, यहाँ भी देखिए ये चर हुआ, बाकी ये सब क्या है, एक अचर है। तो ये चर राशि का घातांक यानी कि ये जो घातांक है पावर, ये क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए धनात्मक में है या ऋणात्मक में है, ऋणात्मक का मतलब क्या, माइनस, और धनात्मक का मतलब प्लस। तो ये देखिए ऋणात्मक में है या धनात्मक में, तो ये धनात्मक में, तो ये चर राशि का जो घातांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, धनात्मक, यहाँ धनात्मक मिल रहा है, ठीक है। अब कहता है पदों की संख्या क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। देखिए पदों की संख्या एक निश्चित है, ऐसा नहीं दिया हुआ कि डॉट डॉट दे दिया यहाँ पे, इस तरह से पदों की संख्या हमको पता चलता नहीं चलता। ये डॉट डॉट रहने के बाद पता नहीं कितना दूर तक जाता है या नहीं जाता, वो लिमिट नहीं था। तो यहाँ पे कह रहा है पदों की संख्या क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो ये देखिए 1 2 3 ये लिमिट है, ऐसा नहीं कि डॉट डॉट दे दिया है। अब कहता है प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, प्रत्येक पद में यानी कि इस पद ये पद में चर राशि का गुणांक क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये क्या है, एक वास्तविक संख्या ही है। तो अगर आप वास्तविक संख्या का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसका वहां से जाके उसका लिंक जो है मैं नीचे दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। कहता है प्रत्येक पद का चर राशि यानी कि ये चर हुआ, चर राशि का गुणांक मतलब 1 × x करेंगे तो हम लोग क्या होगा, x हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, यहाँ भी स्क्वायर, यानी कि 1 × x² करेंगे। अब देखिए x का गुणक कितना है, 2 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये यानी कि 2 × x, ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, गुणक हो गया। इसमें क्या हो गया, 1 × 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। तो इसका कह रहा था कि एक लिमिट होना चाहिए, यानी कि उसका जो गुना होना चाहिए एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये वास्तविक संख्या ही है सब, ठीक है। अब चलिए दूसरा ऑप्शन लेके आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि है x² - 1/x। अब ये रहा, अब ये हमको देखना है कि ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है। तो हम लोगों का क्या है, चर राशि का घातांक एक धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे धनात्मक है लेकिन यहाँ पे माइनस है, यानी कि जैसे छोड़िए ये हुआ धनात्मक, ठीक है। पदों की संख्या निश्चित है, ये निश्चित है। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक क्या है, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। धनात्मक है लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है, जो कि ये गुणांक किसका है, 1/x का है।
ये ऋणात्मक हो गया, तो ये कभी होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला लेके दिखाते हैं उदाहरण। 2x² माइनस एक्स प्लस 7 ये है। ठीक है, चर राशि का घातांक धनात्मक होना चाहिए। चेक करो तो चर राशि का जो घातांक है वो धनात्मक है, ये धनात्मक है। पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, निश्चित है। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी कि वास्तविक संख्या इसका जो गुणक है ये 2 है, इसका गुणक 1 है, यानी कि ये इसका भी वही, यानी कि ये होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, हम लोगों का बीजीय व्यंजक यानी बहुपद हो गया। ठीक है, चलिए ये हम लोगों का था, मतलब कि बहुपद का थी। अब हम लोग चलते हैं कि बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है, इसी जगह नीचे में नोट करके आप लोगों को ये उदाहरण नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे कि बहुपद के प्रकार जो है कितने प्रकार हैं, बहुपद के प्रकार। ठीक है, ये एक बात नोट कर लीजिए। ये जैसे कि ये हुआ 3, ठीक, ये हुआ 3, एकपदी, एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी, त्रिपदी ये हुआ। तो आप लोगों को जो है ये देखने के बाद ही लग रहा होगा कि परिभाषा के अंतर्गत क्या इसमें एक पद होना चाहिए, इसमें 2 पद होना चाहिए, इसमें 3 पद होना चाहिए, तब तो एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी हुआ। तो एकपदी द्विपदी का जो हम लोग उदाहरण लेंगे, जैसे क्या एकपदी में हो गया क्या, ऐसे रहेगा x² 2x² 7x माइनस वाई, ये सब एक पदी के अंतर्गत आ जाएगा। और द्विपदी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, द्विपदी के x² प्लस 2 x² प्लस x 3x² माइनस x 7 3x प्लस 7, ये सब देखिए 2 पद आ गया। ठीक है, अब त्रिपदी में क्या आ जाएगा, जिस तरह से आप लोग गुणनखंड बनाते हैं, ये 2x² माइनस 2x प्लस 7 ये, या फिर 2x² माइनस 2x प्लस 4, ये सब आ गया त्रिपदी में। ठीक है, आप लोगों को देखिए इस यहाँ पे एक ही पद दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ भी एक ही पद, यहाँ भी एक ही पद, यहाँ भी एक ही पद, लेकिन इसमें देखिए ये एक पद रहा, ये 2 पद, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद। इसमें देखिए तो गिन के 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यह हुआ बहुपद के प्रकार एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, अब हम लोग और एक बात सीखेंगे, बहुपद यानी शून्यक के जो बहुपद का घात होता है वो क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि शून्यक का जो बहुपद का घात होता है वो कितना होता है, आप लोग इसको देखे होंगे और समझे भी होंगे। ठीक है, फिर भी आप लोग इसको एक बार देख लीजिए कि शून्यक बहुपद के जो चर क्या हो जाएगा, शून्यक बहुपद, शून्यक बहुपद चर की घात में, चर के घात में, इसको समझते हैं। ठीक है, शून्यक बहुपद चर के घात में, यानी कि इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से अब देखिए इसमें कह रहा है क्या, अब हमको क्या निकालना चाहिए, देखिए जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो वहाँ पे शून्यक जैसे निकालता तो इसका गुणनखंड करके शून्यक ज्ञात करें, यानी कि आप लोगों को दे दिया कोई भी गुणनखंड करने के लिए x² प्लस x प्लस 2 ये दे दिया, और कह दिया कि इसका गुणनखंड करके शून्यक निकालें, यानी कि x का वैल्यू निकालें। तो इस तरह से सवाल रहता है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं। तो हम लोगों को एक बात ये जानना पड़ेगा कि x पे पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। ये कैसे होता है ये हम लोग 11th में जाके सीखेंगे और प्रूव करेंगे। अभी फिलहाल जान लीजिए कि x पर पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया जैसे कि है 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे माइनस था तो -7 गुनी हम लोग करेंगे x पर पावर 0, तो x पर पावर 0 यानी कि -7 गुनी x पर पावर 0 का मान कितना, 1, ये 1 हो गया, निकल के कितना आ गया 1। यहाँ पे अगर कर दें 6 गुनी x पर पावर 0 तो ये हो जाएगा 6 गुनी 1। ठीक है, ये 6 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे दिया है एक्स होल पावर 0 गुनी 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुनी 1/2 यानी कि हाफ ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आप लोगों को एक उदाहरण लेके दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि दे दिया क्या x + 5 बराबर 0, शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, ये हम लोगों को दे दिया है सवाल में। तो हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर ये 5 उस साइड ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, और यही हम लोगों का शून्यक निकला, यानी कि x का जो वैल्यू निकला वो -5 निकला। अब हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को जैसे कि px बराबर क्या दिया था x + 5 ये दिया था, और x + 5 बराबर 0, यानी कि इसको प्रूव करने के बाद हमको 0 आना चाहिए। देखिए हम 0 लाते हैं, x का मान कितना लाया -5, यानी कि p हो गया -5, x का मान -5 + 5, ये हो गया 0। देखिए आया, तो ये 0 यहाँ भी दिया था, यहाँ भी 0 दिया था। तो इस तरह से शून्य का वैल्यू क्या होता है निकाला जाता है। ठीक है, और यही हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट था, और जो भी बात आएगा जहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होगा वो हम लोग धीरे धीरे उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बात नहीं है कि एक ही बार में सब नॉलेज ले लीजिए, मतलब कि हर एक चैप्टर का जो बेसिक है वो ले लीजिएगा फिर उसको बाद में चैप्टर करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा, जहाँ प्रॉब्लम आएगा वहाँ देखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग चलते हैं कोई भी कहीं भी रास्ता, ऐसा थोड़े है कि सब चीज़ सब जगह दिखा हुआ रहता है, लेकिन कहता कि और चलो देखा जाएगा, जहाँ पे सोचा जाएगा वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। ये हम लोगों का कुछ बेसिक बात था जो कि ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है सवाल में। सवाल आप लोगों को नीचे शो कर रहा होगा, तो आप लोग वहाँ से देखिए, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। कहता है किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आवृत्ति 2.1 में दिया गया है। वो तो दिया ही गया है, देख रहे हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। जैसे कि अभी हम लोग शून्यकों की संख्या ज्ञात कर रहे थे, शून्यकों का मान निकाल रहे थे, तो उसी तरह हम लोगों को कह रहा है क्या px में शून्य की संख्या निकालना है। px में py में नहीं, px में। ठीक है, हम लोगों को इसमें शून्य की संख्या निकालना है। चलिए, ये जो सवाल दिया हुआ है 1 नंबर में दिया हुआ ये और ये हम लोग जानते हैं कि x होता है, ये x1 होता है, ये y होता है और ये y1 होता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है यहाँ से एक तीर खींचा गया है, ये हम लोगों के दोस्तों देखिए, ये हुआ 90 डिग्री, ये कितना हुआ 90 डिग्री, ये भी हुआ 90, ये भी हुआ 90 और ये भी हुआ 90, और चारों कोण मिलकर कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जब हुआ, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि इसमें शून्यकों की संख्या निकालें। किसमें px में, यानी कि px ये जो हुआ ये पूरा, इसमें हम लोगों को कह रहा है कि शून्यकों की संख्या लिखो कितना है। px में हम लोगों की संख्या यानी px में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा। तो हम लोगों को ये देख रहे हैं कि px में, हाँ आप लोग एक नोट कर लीजिएगा कि जो भी तीर x के लाइन पर कटेगा वही शून्य की संख्या होगा। जो भी तीर, ठीक है, ये तीर है, जो भी तीर x के लाइन पर कटेगा वही शून्य होगा, वही शून्य की संख्या होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, वही क्या होगा शून्य की संख्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x के लाइन पे एक भी नहीं कटा, तो हम लोगों की शून्य की संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे दिया हुआ ये रहा x y, ये रहा y1। ठीक है,
दोस्तों ये होता है मेन बिंदु, ठीक है। ये इधर होता है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, इधर होता है निगेटिव। इधर होता है नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, ये होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है, इसमें दर्शाया न, अभी दर्शाने में हम लोगों को दिक्कत होगा, आप लोगों को बताने के लिए बता दिए कि इधर ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब देखिए, अब हम लोगों को दिया हुआ है ये तीर, ऐसे ही दिया हुआ, ठीक है। और हम लोगों को कह रहा है इसमें शून्य की संख्या निकालना है, यानी कि पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग, तो एक्स के लाइन पे जो कटेगा, यहाँ पे देखिए एक बार कटा है ना, तो हम लोगों का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है और एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता भी है, पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कोई भारी तो है नहीं जो कि आप लोगों को उतना डिटेल में समझाया जाए। ये देखिए एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, और यहाँ से कैसे कटा है, यहाँ से यहाँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ पे ऐसे गया, ठीक है। इसमें कह रहा है पी एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोगों का देखिए बिंदु एक कटा है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो पी एक्स का वैल्यू जो होगा 3 हो जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर होगा। 4 नंबर में देखते हैं, 4 नंबर में है, ये ऐसे करके कटा है, ठीक है, ये ऐसे करके कटा है, इसमें कर रहा है। अब पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए एक बिंदु ये कटा, एक बिंदु ये, तो कितना हो जाएगा 2, ये आंसर होगा। 5 नंबर में हो जाएगा, इसको मिटा लेते हैं, ठीक, तब आप लोगों को साफ दिखाई देगा। चलिए 5 नंबर में जो है, ये हुआ एक्स एक्स, ये हुआ वाई, ये हो गया, ठीक है। इसमें कटा है एक यहाँ से यहाँ आके फिर ऐसे कटा है, ठीक है। तो हम लोगों को पी एक्स निकालना है, पी एक्स का ही वैल्यू पूछ रहा था, पी एक्स बराबर हुआ, ठीक है। तो एक बिंदु यहाँ कटा, एक बिंदु यहाँ, 2 3 4, तो हम लोगों को इसका वैल्यू कमान हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आंसर। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है। ये कटा है, यहाँ से यहाँ आया है, फिर यहाँ से जाके यहाँ कटा है, यहाँ से ऐसे कटा है, ठीक। तो पी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट, ये यहाँ पे 2 नहीं गिनेंगे, यहाँ पे कॉर्नर है, 1 यहाँ हुआ 2, 1 यहाँ हुआ 3, तो ये हो जाएगा 3, और यही हम लोगों का आंसर होगा। अब इसके आगे तो क्वेश्चन है नहीं, तो यही हम लोगों का बहुपद है, यानी कि 2.1, जो कि हम लोग बेसिक से शुरू किए और हम लोग चैप्टर तक अंत कर लिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसके अंतर्गत आपको और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 में फिर हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।